हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ बॉन्डेड एंड हियर का 26 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानिंग डेयर के मुताबिक इवाई से पूछता है कि क्या वो किसी से प्यार करता है, जिसका इवाई आंसर भी देता है। और उसका आंसर सुनकर देखून तो एकदम से शॉक हो जाता है, उसे बहुत हर्ट होता है। अब जो फैन किसिंग होता है वो और फाई दोनों ही देखुन को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वैन को भी कहीं ना कहीं लगता था कि देखुन बाई को पसंद करता है, और फाई को भी ये लगता था। फाई और वैन दोनों ही ये देखकर समझ पा रहे होते हैं कि देखुन ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसका तो पूरा चेहरा ही उतर गया था। स्टिल वो बाई को देख ही जा रहा होता है। अब जो हानि होता है वो कहता है, ओहो बाय भैया, कंग्रेचुलेशंस, मुझे तो बात पता ही नहीं थी कि आपकी लाइफ में भी कोई है। चलिए आप जल्दी से उसका नाम भी बता दीजिए, कौन है वो लकी इंसान। तो भाई कहता है, सॉरी हानिंग, पर तुम एक डेयर में एक ही सवाल पूछ सकते हो मुझसे। अब हानि एक सैड सा मुँह बनाता है और कहता है, दैट्स नॉट फेयर भाई भैया। तो भाई कहता है, रूल्स आर रूल्स स्वीट हार्ट। अब जो हानि होता है वो कहता है, ठीक है। अब वो इतना ही कहता है, तभी जो आसमान होता है वो पहले से ही आज बादलों से घिरा हुआ था। अब वहाँ पर हल्की हल्की बूंदें गिरने लग जाती हैं उस लॉन में। तो जीशु ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हे लेट्स गो इनसाइड, यहाँ बारिश होने वाली है। तो भाई कहता है, हाँ सही कहा। फिर वो सभी लोग अंदर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। हानी, बाई, जीशु और वांग तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। देखो एकदम से चुपचाप बैठा हुआ होता है, एंड जो फई और वैन होते हैं उनका सारा ध्यान अभी देखुन पर होता है। अब देखुन जो होता है वो उन सब की तरफ देखता है और फिर कहता है, आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा सर भी भारी भारी हो रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने आ रहा हूँ, बाद में आप सबको ज्वाइन करता हूँ, आई एम सॉरी। अब जो भाई होता है वो एकदम से उठता है, देखुन के पास आता है, उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो उसके माथे को, उसके गाल को, उसके नेक को चेक करने लग जाता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। और जो देखना होता है वो तो बस एकटक बाई को देखे ही जा रहा होता है, और उसकी आंखों में अभी बहुत सारे इमोशंस थे जो बाई देख नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो उसे चेक कर रहा होता है। अब देखो जो उसे देख रहा होता है उसकी आंखों में अब आंसू आने लग जाते हैं। वो देख रहा होता है कि कैसे भाई उसकी चिंता कर रहा है, उसके चेहरे पे कितनी फिक्र थी देखो उनके लिए, वो कैसे बेचैन होकर उसे एग्जामिन कर रहा होता है। और वांग, जीशु और हानी भी भाई की तरफ देख रहे होते हैं, लाइक वो एग्जामिन करके बताए कि उसे क्या हुआ है, देख उनको कि बुखार है कि क्या है। और भाई उसे एग्जामिन कर रहा होता है, और फई और वैन देख उनके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल रुहासा हो चुका है, उसकी आंखें पूरी भर गई होती है। अब जो भाई होता है वो उसे एग्जामिन नहीं कर रहा होता, तभी देखो उसका हाथ पकड़ता है, और उसके हाथ पकड़ने से फिर भाई उसकी तरफ देखता है, देखने की तरफ, और देखता है उसका चेहरा कैसा बिल्कुल लाल हो गया है और आंखें भरी हुई है। तो जो भाई होता है वो वापस से उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ है देखो, हाँ फीवर तो नहीं है तुम्हें, कैसे फील कर रहे हो बताओ, हो सकता है तुम्हारी तबीयत अंदर से ख़राब हो, क्या फील कर रहे हो बताओ मुझे, और तुम रो क्यों रहे हो, हाँ क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है क्या, कहाँ पेन हो रहा है बताओ मुझे, क्या क्या हुआ तुम्हें, देखो प्लीज़ टेल मी। अब जो वहाँ पे सब लोग होते हैं सब वर्ड हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन एकदम ही डिफरेंट हो गई थी पहले से। जो देखो होता है वो बाई के गल पे हाथ रखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस रात में ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए शायद से सर भारी भारी हो रहा है और आँखों से आंसू निकल रहे हैं, तुम यूँ ही परेशान हो रहे हो, बस नींद ना पूरी होने के कारण ही मुझे ऐसा फील हो रहा होगा, तुमने तो चेक किया, मुझे कुछ पता चला। तो भाई कहता है, नहीं फीवर जैसा कुछ भी नहीं है, देखो तुम, तो देखो उससे बात काटते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं सच में ठीक हूँ, बस रात में ठीक से सो नहीं पाया था, शायद इसीलिए हो रहा है सब। फिर वो उन सबकी तरफ देखता है और कहता है, गाइस आप सबको क्या हो गया है, मैं ठीक हूँ, अब मुझसे बेहतर मुझे और कोई रह सकता है क्या,
मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए। फिर वो वहाँ से उठता है और चुपचाप से अपने रूम की तरफ चला जाता है। बाकी सब तो बस उधर देखते ही रह जाते हैं। फिर जो फ़ाई होता है वो देखने के पीछे ध्यान रहता है, तभी वैन उसका हाथ पकड़ता है। तो फ़ाई वैन की तरफ दिखता है और वैन नाव में से हिलाता है। फ़ाई वापस से उस तरफ दिखता है, फिर वैन की तरफ दिखता है एंड वैन फिर से ही नाव में से हिलाता है। अब जो भाई होता है वो उधर ही देख रहा होता है, तभी वांग उसके पास आता है और कहता है डोंट वरी, हो सकता है रात में नहीं सो पाया हो इसीलिए ऐसा हो रहा हो, तुम चिंता मत करो। तो भाई उसको देखता है, फिर नोट करता है और हमें वापस से देखने को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ गया होता है। वो अपने कमरे को लॉक कर लेता है और वहीं पर जो गेट होता है उसी पर अपना सिर टिकाया हुआ होता है और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ होता है और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। वो फिर खुद में कहता है क्यों क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई की बात सुनकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो इसमें क्या बुराई है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। ये तो अच्छी बात है ना कि उसकी लाइफ में कोई है जिसे वो चाहता है, तो मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। और वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है और वैसे ही वहाँ पे खड़ा रहता है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिरे ही जा रहे होते हैं। उसका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रखा हुआ होता है। उसे इस चीज़ का आंसर चाहिए था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। तभी उसे फ़ई की वो बात याद आती है। जब वो लोग होली की पार्टी से वापस आ रहे थे तब फ़ई ने उससे कहा था कि फ़ई को ऐसा लगता है कि देखो जो है वो बाई से प्यार करने लगा है। फिर उसको वैन की वो बात याद आती है जब रेस्टोरेंट में देखो वहाँ और मेरी बाई को साथ देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था। तब वैन ने भी यही कहा था कि आपकी जैसी हरकतें हैं ऐसी हरकतें प्रेमी किया करते हैं। अब वो एक चीज़ दोनों याद करके एकदम से शॉक होकर अपनी आंखें खोलता है और फिर खुद से ही कहता है नो, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। मैं भाई से मैं भाई से प्यार कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त। और वो ऐसे ही करके खुद को तसल्ली दे रहा होता है, पर आज उसके दिल और दिमाग दोनों ने ही ठान रखे थे कि उसको उसकी फीलिंग्स का एहसास करा कर रहेंगे। अब उसे वो चीज़ें याद आने लग जाती हैं जो कि एज अ फ्रेंड होना पॉसिबल नहीं थी। उसे वो रात याद आती है जब वो और भाई न्यू ईयर की पार्टी से घर आ रहे थे। लाइक शिशु के घर में न्यू ईयर की पार्टी थी, वहाँ से वो लोग घर आए थे और देखो उन भाई को अपने ही घर ले आया था। और जब बाइक की सीट बेल्ट नहीं निकल रही थी तो देखो उसकी हेल्प करने के लिए उसके करीब आया था एंड देन वो उसे बस देखने ही लग गया था। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई थी एंड ऐसा तो दोस्तों में नहीं होता। फिर उसे होली वाला दिन याद आता है जब उसने बाइक को इंडियन अटायर में देखा था एंड वो उस बस देखते ही रह गया था। और अब उसे उन दोनों के बिताए हुए वो सभी मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो कि फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं थे। और वो चीज़ भी याद आती है उसे जब वो लोग अपने अपने शेड्यूल के रहते बिज़ी हो गए थे, जिससे बात नहीं करते थे। तब देखो उनसे जिस तरह से मिस कर रहा था वो भी नॉर्मल नहीं था। अब जो देखना होता है वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और शॉकनेस के कारण वो नीचे ही गिर जाता है। वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ये सब ये सब कैसे पॉसिबल है। मुझे मुझे भाई से प्यार हो गया है, मुझे भाई से प्यार हो गया है, कब से मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और मैं खुद ही पहचान नहीं पाया भाई। यू आर राइट, आई एम सच एन इडियट, आई एम एन इडियट। अब फाइनली जाकर वो स्माइल करता है हल्के से एंड फिर उसे याद आता है जो अभी भाई ने बाहर कहा था कि वो किसी से प्यार करता है एंड देखो उनका दिल वापस से टूट जाता है।
वापस से उसकी आंखें हल्की हल्की भर जाती हैं। फिर वो अपनी आँखों को साफ़ करता है, लाइक अपने आंसू साफ़ करता है और कहता है ये मैटर नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मैटर नहीं करता कि तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं होकर कोई और है। सिर्फ मैटर ये करता है कि हम दोस्त हैं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम कहाँ खुश हो, किसमें तुम्हारी खुशी है। एंड जहाँ ये बाई की खुशी है, देखो उनकी खुशी भी वही है। अब वो एक फोर्सफुल स्माइल करता है एंड फिर जाकर अपने बेड पे बैठ जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब वो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तभी हानि उठता है और कहता है ओके गाइस, आप सब बताइए आपको क्या क्या खाना है, मैं जाकर किचन में बना देता हूँ, लंच का टाइम भी तो हो रहा है। तो जो भांग होता है कहता है मैं आपकी हेल्प करूँ। अब हानि कहता है नो नो इट्स ओके सर। तभी ये भाई होता है, वो उठता है और कहता है वांग से डोंट वरी, इसके साथ मैं जा रहा हूँ किचन में। जिशु कहता है वेट, मैं भी आ रहा हूँ। तो भाई कहता है तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है जिशु। तो वो कहता है पर हेल्प तो कर सकता हूँ, सब्ज़ी काटना तो आता है मुझे। तो भाई कहता है ये काम तुम कर लोगे। तभी वांग कहता है पर मुझे तो आता है ना, प्लीज़ यार साथ में बनाते हैं ना खाना। तो जो भाई होता है वो कहता है ओके, पर बाद में ये मत कहिएगा कि मुझे बुलाकर मुझसे काम करवाया। तो वांग कहता है कुछ भी मतलब। अब उसका रिप्लाई सुनकर भाई हंसने लग जाता है एंड वांग भी हंसने लग जाता है। एंड भाई और वांग को देखकर जिशु भी स्माइल करता है। अब वो चारों लोग किचन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो हानि होता है वो पलटता है, फाई की तरफ देखता है जो कि अभी बिल्कुल ही खामोश बैठा हुआ होता है। उसका सर अभी नीचे होता है और उसके बगल में वैन बैठा होता है जो कि वो भी परेशानी लग रहा होता है। अब वो उन दोनों को देखता है और वापस से फिर किचन की तरफ चला जाता है। अब जो फाई होता है वो वैन की तरफ देखता है और वहाँ से उठ के चला जाता है, लाइक गुस्से में नहीं। वो वैन को देखकर वहाँ से उठ के इसलिए गया होता है ताकि वैन उसका हिंट समझे और उसके पीछे आए और फिर वो दोनों बात कर सके। और ऐसा होता भी है, वैन उसका हिंट समझ के उसके पीछे पीछे उसी आंगन वाली जगह पे चला आता है जहाँ पर देखो और वैन एक बार बात कर रहे थे। अब जो फाई होता है वो रेलिंग के पास खड़ा हुआ होता है और वैन भी उसके पास आके खड़ा हो जाता है। अब फाई जो पहाड़ थे उनकी तरफ देखते हुए कहता है आपने मुझे रोका क्यों, जाने क्यों नहीं दिया भैया के पास। अब वैन कहता है क्या होता उससे, अगर तुम देखो उनके पास चले भी जाते तो क्या होता उससे। देखो अभी इस समय उन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। इंसान को कभी कभी अकेला छोड़ देना चाहिए। उनकी सिचुएशन अभी काफ़ी अजीब है। वो भाई से प्यार करते हैं पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है और आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। तो सबसे पहले तो उन्हें समझना होगा कि वो हर्ट क्यों है, क्योंकि जब तक मर्ज़ का पता न चले इलाज नहीं किया जा सकता और ये चीज़ उन्हें खुद समझनी होगी। हम उसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, समझे। अपनी फीलिंग्स का एहसास उन्हें खुद करना होगा। भाई कहता है आपको भी ऐसा लगता है ना कि देखो भैया भाई भी ऐसे प्यार करते हैं। तो वैन कहता है ऑब्वियस सी बात है। फिर भाई कहता है पर अब बहुत देर हो चुकी है, आपने सुना ना अजय भाई भैया ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार करते हैं और उसके बाद ही भैया की ऐसी हालत हुई थी। अब जो भाई होता है वो एकदम से उदास हो जाता है। वैन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो भाई होता है वो वैन की तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब। वैन कुछ नहीं बोलता है। तो भाई फिर से कहता है आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताएंगे मुझे। वैन उसे देख के स्माइल करता है और कहता है नहीं बताऊंगा। अब भाई कहता है सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बताइए ना अगर कुछ जानते हैं आप। तो वैन कहता है सॉरी भाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे भैया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद हैं अभी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को पहचान नहीं रहे। बाकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
अब वही कुछ भी नहीं बोलता है और वैन की बात पर बस नोट करता है। अब वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, देखूँगा छोड़ो, अपना बताओ तुम। तो जो वही होता है वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, जी मैं कुछ समझा नहीं। तो वैन कहता है, तुम हानिंग को पसंद करते हो ना? वही तो अभी एकदम ही शांत हो गया होता है। वैन फिर कहता है, अगर तुम हानिंग को पसंद करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अच्छा लड़का है, साफ दिल का है और आशु से बहुत प्यार करता है। तुम तो थे भी नहीं। होली वाले दिन जब आशु मिल नहीं रहे थे ना, तो वो कितना परेशान हो गया था। वो अच्छा लड़का है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। और अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी उसे हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि आगे चल के हम जो करने वाले हैं उससे उसे बहुत दुख पहुंचने वाला है। बदकिस्मती से हमारा दुश्मन उसका बाप है और आगे जो हम करेंगे उसका बहुत बुरा असर होगा इस फैमिली पर। तो प्लीज़ अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे हर्ट मत करना कभी भी। तो जो भाई होता है वो हाँ में से डराता है। तो वैन कहता है, मतलब तुम सच में उसे पसंद करते हो? भाई वैन की तरफ देखता है, स्माइल करता है और अपना सर ऐसे नीचे कर लेता है। वैन भी उसे देख के स्माइल करता है। एंड फिलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि जो सौ मेंशन था वहाँ पर जो लिविंग एरिया था वहाँ पर एक पिलर के पास खड़ा हुआ होता है। वो काफ़ी गहरी चिंतन में होता है और अजीब बात ये थी कि जो घबराहट कुछ समय पहले वेंकेजिंग को हो रही थी, लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, वही घबराहट अब इस समय सैम को हो रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा विचलित होता है। वो मन में ही कहता है, क्यों मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्या बुरा होने वाला है? हे भगवान, सबकी रक्षा करना, किसी के साथ भी कुछ भी बुरा ना हो और ये सब सिर्फ मेरा भ्रम हो, ये घबराहट, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ना हो, बस सब ठीक हो। फिर वो मन में कहता है, वहाँ सब ठीक तो होगा ना? वैन सर, शिशु सर, वहाँ सब ठीक तो होंगे ना? अब वो यही सोच रहा होता है तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है तो नंदिनी जी वहाँ खड़ी हुई होती है। नंदिनी जी उसे देखती हुई कहती है, सैम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अब सैम जो होता है वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि वो घबरा गया था। उसके कंधे पे नंदिनी जी ने हाथ रखा था ना, तो घबरा गया था। तो वो अपने आप को शांत करता है, फिर कहता है, हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नंदिनी जी कहती है, तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा है, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो सैम कहता है, हाँ जी मैम, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बस। तो कहती है, अरे तो आराम करो ना। तो सैम कहता है, अरे नहीं मैम, मैं चला गया तो यानी कमरे लोग कुछ भी करने लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर नंदिनी जी हल्की से हंसती हैं, फिर उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, जाओ मैं यहाँ सब देख लूँगी, ठीक है, तुम आराम कर लो। हम जो सैम होता है वो नोट करता है और वहाँ से चला आता है। फिर वो अपने कमरे में आता है और कहता है, आई एम सॉरी नंदिनी मैम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं आपको बताता कि मुझे कैसा फीलिंग हो रही है अभी और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, तो आपको यही लगता कि जो आप सोच रहे हैं वो होगा और आप मेरी बात का यकीन करके टेंशन लेने लग जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। आई एम सॉरी। आप जो सहमत है वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और वैन को कॉल करता है। वो चेक करना चाहता था कि वहाँ पर सब ठीक है कि नहीं। अब वो वैन को कॉल लगाता है पर वैन का फ़ोन वहाँ लिविंग एरिया में जो टेबल लगी थी, टेबल सोफ़ा, वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ होता है और वो तो फ़ोन से बातें कर रहा था। अब उसका फ़ोन बजने लग जाता है।
और लिविंग एरिया के पास ही किचन बना था, तो उन चारों लोगों को भी फ़ोन की आवाज़ आती है। जिशु कहता है ये तो वैन का फ़ोन बज रहा है, पर वैन कहाँ है? तो वांग कहता है वो और फई आंगन की तरफ गया है, शायद वहाँ कुछ बात कर रहे हो। तो जिशु कहता है ठीक है। अब तब तक वो फ़ोन कट जाता है। अब सैम दोबारा लगाता है कॉल, दोबारा उनको सुन रहे होते हैं रिंगटोन। फिर तीसरी बार वो कॉल करता है। अब वांग कहता है अब आई थिंक कि कोई इमरजेंसी है, तभी कॉलर बार बार कॉल कर रहा है। मैं कॉल पिक कर लेता हूँ और फिर वैन को दे आऊँगा। जिशु, बाई और हानिंग उसके यहाँ पे राउंड करते हैं और फिर जो वांग होता है वो किचन से निकल जाता है और लिविंग रूम में आकर वो फ़ोन पिक कर लेता है। वांग कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? अब जो सैम होता है वो वैन के फ़ोन पे किसी और की बात सुनकर काफ़ी पैनिक हो जाता है। लाइक उसे लगता है कि ये किसकी आवाज़ है। एक तो वो पहले से ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कौन बोल रहा है? ये मिस्टर वेंकी सिंह का फ़ोन है, आपके पास कैसे आया? वांग कहता है मैं वांग, डॉक्टर वांग। अब वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले जो सैम होता है वो कहता है डॉक्टर वांग। अब तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, वैन से ठीक तो है ना? शिशु सर, हानि सर, सब ठीक है ना वहाँ पे? डॉक्टर वहाँ पे? तो वांग कहता है हे रिलैक्स, काम डाउन। पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर कुछ रिएक्ट करो। अब जो सैम होता है वो चुप हो जाता है एंड वांग उसे सिचुएशन समझाता है कि लाइक वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो कौन है और वहाँ पे कैसे आया और वहाँ सब ठीक है कि नहीं, वो सब चीज़ें उसे बता देता है। अब जो सैम होता है उसकी जान में जान आती है। फिर वांग कहता है बाय द वे आपकी तारीफ़। तो वो कहता है सैम, वैन सर मुझे जानते हैं और जीशु सर भी। तो वो कहता है ओके, रुको मैं तुम्हारी बात करा था उनसे। तो वो कहता है नहीं इट्स ओके, वो जब फ्री होंगे तो खुद ही मुझे कॉल कर लेंगे, इतनी मिस कॉल्स देखेंगे तो अब उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए एंड थैंक यू सो मच। और ये कहता ही जो सैम होता है वो फ़ोन कट कर देता है। अब जो वांग होता है वो अपने कान से फ़ोन हटाता है, फ़ोन की स्क्रीन को देखता है और फिर स्माइल करता है और कहता है क्रेज़ी। तभी उसके ध्यान किचन की तरफ जाता है जहाँ पे वो तीनों लोग काम कर रहे होते हैं। वो फ़ोन को फिर वहीं रखता है और वापस से किचन में आता है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंश तो लिख ही दीजिएगा। एंड प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ। एंड फ़िलहाल के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ पानी को बर्बाद ना करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी किसी भी मानव को हानि ना पहुँचाएं एंड अपना बहुत ख्याल रखें। एंड मैं मिलती हूँ मेरी किसी भी वेब के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, लव यू ऑल।